नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के सरोकारों की। इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ आज कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आईपा एक मुहिम चला रहा है जिसमें प्रगतिशील राजनीति की बात होती है। प्रगतिशील राजनीति से आप क्या मायने समझते हैं और आपके हिसाब से क्या और चीज़ें जो हैं प्रगतिशील राजनीति में ऐड होनी चाहिए? देखिए, जैसा हमारा ये उत्तराखंड प्रदेश है, पहले ये उत्तर प्रदेश के साथ हुआ करता था। तो हमने एक अलग राज्य की कल्पना करी थी कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ पे विकास होगा, यहाँ से पलायन रुकेगा, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो मंझोले उद्योग हैं, उनको यहाँ पे विकसित करने का मौका मिलेगा। प्रगतिशील का मतलब यही है कि भाई ये सारी चीज़ें हम प्रगति के पथ पर आगे चलें। इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन चलाया था और उसमें हमें सफलता भी हासिल हुई है। आज 21 साल का समय हो गया हमारे प्रदेश को। उसमें जो हमारे पास जब राज्य बना तो हमारे पास इतने संसाधन राज्य के अंदर नहीं थे। जब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड राज्य के अंदर उन्होंने सत्ता संभाली तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तराखंड राज्य के अंदर आई, जिसमें जैसे टाटा हो गया, बजाज है, किर्बी है, हिंदुस्तान है। मुझे भी नारायण दत्त तिवारी जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो उस समय 2000 इंडस्ट्रीज हमारे स्टेट के अंदर आई। वो एक टर्निंग पॉइंट उत्तराखंड प्रदेश का था, जिससे हमने यहाँ युवाओं को रोजगार भी दिया, यहाँ उद्योग धंधे भी लगे और यहाँ से पलायन भी काफ़ी हद तक रुका। क्योंकि उस समय सरकार की पॉलिसी ये थी कि अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाता है तो 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। तो उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। अब ये नया राज्य है, प्रगति के राह पर आगे जा रहा है। तो हमारे जो युवा साथी हैं जो अन्य प्रदेशों में पढ़ने के लिए जा रखे, स्टडीज़ के लिए, कोर्सेज के लिए जा रखे हैं, तो हमारे स्टेट में आएंगे, उससे पलायन भी रुकेगा और प्रदेश की प्रगति भी होगी। बिल्कुल सर, आपने युवाओं की बात करी और युवा कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होते हैं समाज का। और हर जो देश है, प्रदेश है, वो युवाओं से ही कहीं ना कहीं संजोता है, बनता है। तो वहीं सर, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के मन में बहुत सपने होते हैं, सवाल होते हैं मत देने से पहले। यानी रोज़गार की बात करें या महंगाई कम करने की बात करें, तो क्या लगता है सर आपको कि जब उनके सपने पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव आता है और मतदान करने से कहीं ना कहीं निकारते हैं अपने आप को? तो क्या स्टेप जो है तमाम पार्टियों को, दलों को उठाने चाहिए ताकि उनके सपने ना टूटें? देखिए, कोरोना ड्यूरेशन में हमारे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे युवा साथी अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए गए थे, लेकिन ऐसी महामारी देश के अंदर आई तो वो उनको अपने राज्य में लौटना पड़ा। लेकिन राज्य के पास जो जैसा नया स्टेट हमारा उत्तराखंड राज्य है, तो यहाँ पे इतने संसाधन नहीं थे कि लाखों की संख्या में यहाँ पे हमारे जो बाहर के युवक आए उनको रोजगार दिया जा सके। एक पीड़ा होती है लोगों की, जैसे कि कोई उनको विश्वास दिलाए कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको इंडस्ट्री लगाने के अवसर देंगे, वो नहीं हो पाया। तो युवाओं में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत चरमरा गई है। लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे जो युवा जो पीढ़ी है वो निश्चित तौर पे थोड़ा सा भयभीत भी है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम आगे जाके क्या करेंगे। इसलिए सरकार को एक जैसे कि उत्तराखंड राज्य के अंदर डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ की सरकार को यहाँ के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि युवाओं को इस प्रकार का कोई नकारात्मक भाव उनके ऊपर उत्पन्न ना हो और उनको यहाँ पे रोजगार के अवसर भी मिले। और जो अन्य प्रदेशों से आके जैसे उनके रोजगार छूट गए, उनको अगर यहाँ पे रोजगार मिलेगा, प्रदेश का विकास भी होगा और यहाँ पे उद्योग धंधे भी लगने के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को। सर, आपके सुझाव में जानना चाहूँगी कि सारे जो दल हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक कहने मात्र रह जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये प्रदेश नया प्रदेश है, अन्य राज्यों की अपेक्षा में अभी हम बहुत पिछड़े हैं। इसमें हमको बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो रोजगार की प्रमुख समस्या में कई बार इन मुद्दों को हम लोगों ने उठा के हम लोगों ने आंदोलन भी किया। क्योंकि जिस राज्य की हमने कल्पना करी थी, जिसके लिए हमारे कई साथी शहीद भी हुए, मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ। तो हमने उस टाइम हम स्टूडेंट हुआ करते थे, जब राज्य का आंदोलन चल रहा था, हमने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। क्योंकि हमने इसलिए लिया कि भाई हम खुद उस टाइम बेरोजगार थे, हमारे सारे जो साथी स्टूडेंट्स थे उनको भी आगे अपने भविष्य की चिंता थी कि हम आने वाले समय पे अपने को कैसे स्थापित कर पाएंगे। तो राजनीतिक दलों को सबसे पहले इस पे, एक तो महंगाई जो है, महंगाई पे सबसे पहले सरकारों को अंकुश लगाना चाहिए।
अब कोविड के समय पे आर्थिक स्थिति लोगों की चरमरा रह गई है। हमारे युवा साथी परेशान है कि हमारा आने वाले समय में क्या होगा। तो सरकार को इस प्रकार की एक पहल करनी चाहिए जिसमें हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको नियंत्रित करके और एक ऐसी कोई ठोस रणनीति मिले कि जिसमें सभी को समायोजित कर सके सरकार। सर, आप खुद हम देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से समाज कल्याण में जुटे रहते हैं। वहीं अभी आपने भी बताया कि आप जब उत्तराखंड अलग हुआ उस समय भी आप आंदोलनकारी रहे हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि आजकल के प्रमुख मुद्दे कहीं ना कहीं समाज कल्याण के रह सकते हैं और किन चीज़ों पे जो है ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है? देखिए, जो आजकल के प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दा है। जो पहले सिलेंडर 300-400 रुपए का हुआ करता था, वो सिलेंडर 1000 के पार हो गया। जो पेट्रोल और डीजल हम लोग 40-50 रुपए लीटर डलवाया करते थे, आज वो 100 के पार होने जा रहा है। लेकिन ये सारे प्रमुख जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, अगर देखो आपका पेट्रोल महंगा होगा तो आपके सारे सब चीज़ महंगा होगा, उसमें गैस भी महंगा होगा, तेल भी महंगा होगा, राशन भी महंगा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें सरकार को थोड़ा सा नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस के समय पे या पहले की जो सरकारें रहीं उस पर इतना कोई महंगाई का बोझ एकदम नहीं पड़ पाया। लेकिन एकदम महंगाई लोगों के ऊपर पड़ गई है तो उनको अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए सरकारों को ये चाहिए कि इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनाए जिसपे महंगाई पर अंकुश लग सके, और जो हमारे साथी हैं जो अभी रोजगार से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी सरकार को कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जब तक उनको रोजगार ना मिले उनका घर तो कम से कम चल पाए। इसलिए सरकार को सकारात्मक रुख अपनाकर पार्टी से ऊपर उठकर सरकार को समाज के हित में कुछ सोचना चाहिए। सर, समाज कल्याण और राजनीतिक को प्रगतिशील तरीके से पहुंचाने में आइपा जो है ये मुहिम चला रहा है और प्रयास कर रहा है। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आइपा जो इस प्रकार की ये मुहिम चलाई, इनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समाज में एक जागरूकता लाने का काम किया है। जो सरकार के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो पहलू हैं, चाहे रोजगार से जुड़ा हो, गरीबी से जुड़ा हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, चाहे महंगाई से जुड़ा हो, इन सभी मुद्दों को समाज के सामने लाने का एक अवसर मिलेगा, क्योंकि अब आने वाले 2022 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है। तो एक जो लोगों का जो मत होता है बहुत निर्णायक होता है कि किसकी सरकार बने। इसलिए लोगों पर जागरूकता आएगी तो उनको अपना फैसला लेने में भी मदद मिलेगी कि आने वाला जो सरकार आएगी वो किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए और किस प्रकार की क्या उनकी योजनाएं। ये आपने जो ये मुहिम छेड़ी है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर चुनाव की बात करी जाए तो चुनाव डेवलपमेंट के लिहाज में होता है, कितना डेवलपमेंट होना है और आगे कितना होगा उस चीज़ पे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं भावनात्मक तरीके से ये चुनाव रुख ले लेता है, धार्मिक तरीके से या समुदाय के तरीके से। इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, भावनाओं पे चुनाव का विकास अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ प्रदेश का और देश का विकास नहीं हो पाएगा। और ये जो मुद्दे हैं इनको समाज में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीति में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो मेरी पूरे देश के मतदाताओं से, उत्तराखंड के मतदाताओं से मेरी यह भी अपील है कि आने वाले चुनाव में आप अपने जो मत का प्रयोग करें वो इस आधार पर करें कि हम प्रदेश का विकास कर सकें, देश का विकास कर सकें, हमको रोजगार मिल सके, हम भ्रष्टाचार मिटा सकें, महंगाई पर अंकुश लगा सकें। इन सारे मुद्दों को अगर आप इसमें सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक किसी फैसले पर पहुंचेंगे और एक ऐसी सरकार आएगी जो प्रदेश का विकास कर सकें। सर, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शिक्षा, विकास और ये तमाम जो विकास के मापदंड हैं, अगर स्वास्थ्य की बात करें या तमाम चीज़ों की बात करें, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं विकास के मापदंड में आनी चाहिए जिसको लेकर जो है मतदान करना चाहिए युवाओं को या जनता को? देखिए, आज अगर हम बात करें विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि स्वास्थ्य जान है तो जहान है। और शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, चिकित्सा, हर चीज़ें जरूरी है। लेकिन इससे हट के भी अगर प्रदेश के विकास की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे युवा साथी रोजगार, जो बेरोजगार हैं, सरकार को उनको भी रोजगार के लिए कुछ, मैंने पहले भी कहा कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिल सकता, जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकार को कोई ऐसी योजना ठोस बनानी चाहिए कि उनका घर चल सके। और आगे जब उनको रोजगार मिलेगा तो सरकार को अपनी मुहिम पे रोक लगानी चाहिए और ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि प्रदेश का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। बहुत धन्यवाद सर आइपा के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। ये थे नवीन जोशी जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।